नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस आर स्टडी पर। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानेंगे। दोस्तों, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, उसमें राजस्थान का जो जीके है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। दोस्तों, ये जो वीडियो हम उपलब्ध करवा रहे हैं आपको, ये आरएस के सिलेबस के अनुसार होंगे। तो दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, सभी एग्जाम में आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। मेवाड़ के अगर प्राचीन नामों की बात की जाए तो मेदवाड़, प्रागवाड़ और शिवी जनपद के नाम से यह प्राचीन काल में जाना जाता था। सबसे पहले अगर मेवाड़ के इतिहास में हम बात करें तो गुहिल वंश के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। गुहिल गुहिल वंश गुहिल वंश की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें, गुहिल वंश की स्थापना है वो गुहिल ने 566 ईस्वी में की थी। 566 ईस्वी में की थी। गुहिल वंश की स्थापना किसने की थी? गुहिल ने की थी। गुहिल ने। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी, जिसमें मेवाड़ के गुहिल है वो सबसे ज्यादा प्रमुख थे। गुहिल वंश है दोस्तों, ये सूर्यवंशी हिंदू थे। सूर्यवंशी थे। गोइल वंश है वो सूर्यवंशी हिंदू थे। दोस्तों, अब हम बात करें इसके पहले राजा की, तो बापा रावल सबसे पहला जो राजा हुआ है वो है बापा रावल। दोस्तों, इसका वास्तविक नाम था कालभोज। कालभोज है वो इसका वास्तविक नाम था बापा रावल का। दोस्तों, ये हरित ऋषि का शिष्य था। 734 ईस्वी में 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर बापा रावल है वो चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और अपनी राजधानी है वो नागदा को नाता है। राजधानी इसकी नागदा थी। नागदा उदयपुर में बापा रावल की जो राजधानी थी वो थी नागदा। दोस्तों, आपको बता दें, मेवाड़ के जो शासक थे स्वयं को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। बापा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी तक चला गया था। गजनी तक चला गया था मुस्लिम सेना को हराते हुए, और वहां के राजा सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को वहां का राजा नियुक्त कर दिया। गजनी का जो राजा था सलीम, उसको हटा दिया और अपने भांजे को वहां का राजा है वो घोषित कर दिया। दोस्तों, रावलपिंडी जो शहर है पाकिस्तान का, रावलपिंडी जो शहर है पाकिस्तान का, उसका नामकरण बापा रावल के नाम पर हुआ है। रावलपिंडी शहर का नामकरण है वो बापा रावल के कारण ही रावलपिंडी उसका नाम है वो पड़ा है। सीवी वेद ने दोस्तों बापा रावल की तुलना है वो चार्ल्स मार्टेल से की है। चार्ल्स मार्टेल, ये दोस्तों फ्रांस का कमांडर था चार्ल्स मार्टेल। सीवी वेद ने बापा रावल की तुलना वो चार्ल्स मार्टेल से की है। मेवाड़ में सोने के सिक्के का प्रारंभ बापा रावल ने किया था। सोने के सिक्के का प्रारंभ वो बापा रावल ने किया था। अगर इसकी उपाधियों की बात की जाए, बापा रावल की उपाधियां थी दोस्तों हिंदुजा सूरज, राजगुरु और चकवे। चारों दिशाओं के जीतने के कारण चकवे की उपाधि बापा रावल को दी जाती है। ये तीन उपाधि दोस्तों बापा रावल की है। बापा रावल के बाद जो गोहिल वंश का मुख्य जो शासक हुआ था वो था अलट। 2 नंबर जो राजा हुआ है वो हुआ है अलट।
इसका अन्य नाम था आलू रावल। आलू रावल इसका अन्य नाम था अल्लट का। दोस्तों अल्लट ने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। आहड़, बप्पा रावल की राजधानी थी नागदा और आहड़ को राजधानी है वो अल्लट ने बनाया था। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण कराया। वराह मंदिर, वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने। दोस्तों मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना भी अल्लट ने की थी। नौकरशाही, मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना वो किसने की थी? अल्लट ने की थी। दोस्तों अल्लट ने हूण राजकुमारी हरिया देवी, हूण राजकुमारी थी दोस्तों, हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी की थी। हरिया देवी, अल्लट ने शादी की थी। मेवाड़ में नौकरशाही की स्थापना भी अल्लट ने की थी। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। अब बात करें जो नेक्स्ट जो मुख्य राजा हुए हैं मेवाड़ के, वो हुए हैं जैन सिंह। जैन सिंह, जैन सिंह का जो शासनकाल था वो 1213 से 50 ईस्वी तक रहा। जैन सिंह के शासनकाल का जो मुख्य युद्ध था वो था बुताला का युद्ध। बुताला का युद्ध, बुताला का युद्ध, यह जैन सिंह के शासनकाल का मुख्य युद्ध था। यह युद्ध दोस्तों जैन सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने दोस्तों नागदा को लूट लिया था। जैन सिंह ने चित्तौड़ को अपनी नई राजधानी बनाया। तो दोस्तों चित्तौड़ को नई राजधानी किसने बनाया था? तो जैन सिंह ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। जैन सिंह का जो शासनकाल है दोस्तों मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल कहलाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का सवर्ण काल है वो जैन सिंह का शासनकाल कहलाता है। इसके बाद जो मुख्य राजा है वो है दोस्तों रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह, तेरह सौ दो से 3। रावल सिंह का दोस्तों छोटा भाई था कुंभकर्ण जो नेपाल चला गया था और नेपाल में राणा साका का शासन है वो स्थापित किया था। दोस्तों रावल रतन सिंह के जो शासन काल की मुख्य घटना थी वो थी चित्तौड़ का पहला साका। जी हाँ दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर आक्रमण 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और चित्तौड़ का पहला साका वो 1303 में गठित हुआ। दोस्तों आक्रमण के जो कारण थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का व्यापारिक महत्व, सुल्तान के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, मेवाड़ का बढ़ता हुआ प्रभाव और पद्मिनी की सुंदरता। ये दोस्तों 5 मुख्य कारण थे अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण के। दोस्तों पद्मिनी की अगर बात की जाए, पद्मिनी दोस्तों ये सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। सिंहल द्वीप की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम गंधर्वसेन था, गंधर्वसेन, और माता का नाम चंपावती था। पद्मिनी की माता का नाम चंपावती था। राघव चेतन नामक एक ब्राह्मण था दोस्तों जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया था। 1303 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और पद्मिनी ने जौहर किया। दोस्तों जौहर में 1600 स्त्रियों ने साथ में आत्मोत्सर्ग किया था। अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिज खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है। चित्तौड़ का नाम खिज खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है। खिजराबाद। खिज खां ने दोस्तों गंभीरी नदी पर पुल बनवाया
और यहाँ एक मकबरे का निर्माण करवाया। गंभीरी नदी के किनारे पर एक मकबरे का निर्माण कराया और इस मकबरे में फारसी लेख में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को ईश्वर की छाया और संसार का रक्षक बताया गया है। थोड़े दिनों बाद दोस्तों चित्तौड़ है वो मालदेव सोनग्रा को दे दिया गया। मालदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा, मालदेव सोनग्रा को दोस्तों मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। मालदेव सोनग्रा को है चित्तौड़ दे दिया गया। गोरा व बादल दोस्तों 1303 के जो जौहर हुआ था, शाखा हुआ था, उसमें दोस्तों गोरा व बादल लड़ते हुए मारे गए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत किसकी पुस्तक है? मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, जो अवधी भाषा में 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी पद्मावत, अवधी भाषा थी। जेम्स टोड और मोहम्मद नैन्सी ने भी इसी कहानी को स्वीकार किया है। दोस्तों पद्मावत जो कहानी लिखी गई थी उसे जेम्स टोड व मोहम्मद नैन्सी ने स्वीकार किया, लेकिन सूर्य मिश्र ने इसे अस्वीकार किया है। दोस्तों एक और अमीर खुसरो की पुस्तक थी दोस्तों खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह। इसमें चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी है वो मिलती है। चित्तौड़ आक्रमण का वर्णन इसमें किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक थी दोस्तों पद्मावत और अमीर खुसरो की पुस्तक थी दोस्तों खजाइन उल फतह। इसमें चित्तौड़ आक्रमण का है वो वर्णन किया गया है। दोस्तों रावल उपाधि का प्रयोग करने वाला रावल रतन सिंह अंतिम शासक था। इसके बाद दोस्तों मेवाड़ में राणा जो शाखा थी उसका शासन है वो प्रारंभ होता है। राणा शाखा का जो पहला शासक था वो था राणा हमीर। पांचवा जो राजा हुआ था वो हुआ था राणा हमीर। तेरह सौ 26 से 64 तक, 1326 से 64 तक का जो शासनकाल था वो राणा हमीर का शासनकाल था। मालदेव सोनग्रा के बेटे बनवीर सोनग्रा को हराकर, मालदेव सोनग्रा का बेटा था बनवीर सोनग्रा, उसको हराकर अमीर है वो मेवाड़ का शासक बनता है। और यह अमीर था, ये था सिसोदा ग्राम का, सिसोदा गांव की जो स्थापना थी वो राहत ने की थी। सिसोदा गांव का होने के कारण ऐसा का दोस्तों सिसोदिया कहलाई। सिसोदिया, यहां से मेवाड़ की सिसोदिया शाखा का शासन है वो प्रारंभ होता है। दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पचानन कहा गया है। विषम घाटी पचानन, हमीर को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक हमीर को कहा जाता है क्योंकि मेवाड़ में दोबारा शासन की स्थापना है वो राणा हमीर के द्वारा की गई थी। सिसोदा ग्राम का होने के कारण यह शाखा है वो सिसोदिया कहलाई। रसिक प्रिया में हमीर को वीर राजा कहा गया है। हमीर ने चित्तौड़ में दोस्तों बरवाड़ी माता, हमीर ने चित्तौड़ में बरवड़ी माता का मंदिर बनवाया। ये दोस्तों इष्ट देवी है, यह मेवाड़ के गुहिल वंश की इष्ट देवी है, इष्ट देवी। और अगर बात करें कुल देवी की तो दोस्तों बाण माता है मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। बरवड़ी माता इष्ट देवी है और बाण माता मेवाड़ के गोहिल वंश की कुल देवी है। हमीर के बाद जो मुख्य राजा हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों लाखा। 6 नंबर जो राजा हुए हैं वो है राणा लाखा। लाखा का नाम लक्ष्य सिंह था। 1382 से 1421 तक का शासनकाल राणा लाखा का शासनकाल था। दोस्तों इनके शासनकाल में
उदयपुर में जावर क्षेत्र में दोस्तों चांदी की खान है, वो उदयपुर चांदी की खानें निकली थी। एक बंजारे ने राणा लखा के शासन काल में पिछोला झील का निर्माण है, वो एक बंजारे ने करवाया था। पिछोला झील के पास ही दोस्तों नटनी का चबूतरा है, नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील दोस्तों उदयपुर के अंदर है और इसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। राणा लखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण है वो करवाया गया था। दोस्तों इसके शासनकाल की जो मुख्य घटना थी वो थी राणा लखा का हंसाबाई के साथ विवाह। मेवाड़ में शासन था दोस्तों लखा का, और मारवाड़ के अंदर अगर शासन की बात करें तो चूड़ा का शासन था। और राणा लखा के एक पुत्र था चूड़ा। चूड़ा मारवाड़ का जो चूड़ा था उसके एक पुत्री थी हंसाबाई, हंसाबाई, और एक बेटा था रणमल। हंसाबाई की शादी है वो लखा के साथ इस शर्त पर तय हुई कि हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। तो दोस्तों चूड़ा ने एक प्रतिज्ञा ली कि हाँ मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं मेवाड़ का अगला राजा नहीं बनूंगा। हंसाबाई के जो पुत्र होगा, हंसाबाई और लखा का जो पुत्र होगा उसे मेवाड़ का अगला राजा बनाया जाएगा। इस कारण दोस्तों मेवाड़ के चूड़ा को विषम पितामह कहा जाता है। विषम, मेवाड़ का विषम पितामह चूड़ा को कहा जाता है। इस कारण चूड़ा को कई विशेष अधिकार भी दिए गए थे। दोस्तों मेवाड़ के 16 जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे उनमें से 4 चूड़ा को दे दिए गए, उनमें सलूम्बर भी शामिल था। सलूम्बर दोस्तों, सलूम्बर का सामंत है वो मेवाड़ का सेनापति होगा। मेवाड़ के राजा का राज तिलक है वो सलूम्बर का सामंत करेगा, और मेवाड़ के राणा की अनुपस्थिति में शासन है वो सलूम्बर का सामंत है संभालेगा। और सभी कागजात पर मेवाड़ के राजा के साथ साथ सलूम्बर का जो सामंत है वो भी हस्ताक्षर करेगा। तो दोस्तों ये विशेषाधिकार है वो चूड़ा को दिए गए थे सलूम्बर के लिए। सलूम्बर का मेवाड़ के इतिहास में दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। तो ये बात की दोस्तों हमने राणा लखा के शासनकाल की। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट राजा हुए हैं राणा लखा और हंसाबाई के संयोग से जो पुत्र प्राप्ति हुई थी उसका नाम था मोकल। मोकल का जो शासनकाल था 1421 से 33 वर्ष। हंसाबाई का पुत्र था, चूड़ा को मोकल का संरक्षक है वो बनाया गया। दोस्तों चूड़ा को मोकल का संरक्षक बनाया गया, लेकिन हंसाबाई को चूड़ा पर विश्वास नहीं था, क्योंकि राणा लखा का बड़ा बेटा होने के नाते हंसाबाई को लगा कि यह राजा बनने के लिए मेरे बेटे मोकल की हत्या कर सकता है। इसे अविश्वास के कारण है वो चूड़ा मालवा चला जाता है। चूड़ा दोस्तों मालवा चला जाता है और हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को मोकल का संरक्षक बनाया। रणमल को मोकल का संरक्षक बनाया। मोकल ने दोस्तों एकलिंग जी मंदिर की 4 दीवारी का निर्माण करवाया। सिमदेश्वर मंदिर चित्तौड़ का पुनर्निर्माण कराया। चौदह सौ तैंतीस में जीलवाड़ा नमक स्थान पर 1433 में जीलवाड़ा नमक स्थान पर
मोकल के चाचा मेरा और मेहपा पंवार ने मिलकर मोकल की हत्या कर दी थी 1433 में। फिर जो महत्वपूर्ण मेवाड़ का राजा हुआ है दोस्तों कुंभा। कुंभा दोस्तों मेवाड़ का महत्वपूर्ण राजा हुआ है। 1433 से 63 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था। कुंभा दोस्तों रणमल को कुंभा का संरक्षक है वो बनाया गया। कुंभा ने रणमल की सहायता से मोकल की हत्या का बदला लिया। मेवाड़ का जो दरबार था दोस्तों उसमें रणमल का प्रभाव बढ़ गया था। रणमल का प्रभाव है वो बढ़ गया था। इसने दोस्तों चूड़ा का भाई था दोस्तों राघव देव, इसकी हत्या रणमल ने करवा दी थी। यह हत्या होने के बाद हंसाबाई को लगा कि रणमल मेरे पोते कुंभा को भी मार सकता है। तो दोस्तों हंसाबाई ने एक दासी थी भारमली दासी की सहायता से रणमल को मरवा दिया और चूड़ा को वापस बुलाया और चूड़ा को कुंभा का संरक्षक वो बनाया। रणमल का बेटा था दोस्तों जोधा। रणमल की मृत्यु के बाद जोधा वहां से भाग निकला और बीकानेर के काहुनी गांव में आके इसने शरण ली। थी। भारमली जोधा की बुआ लगती थी दोस्तों। अब हंसाबाई ने कुंभा व जोधा के बीच एक संधि करवाई थी दोस्तों, जिसे आवल बावल की संधि कहा जाता है, जिसमें मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण है वो किया गया था। आवल बावल की संधि दोस्तों, आवल बावल की संधि है वो 1544 आवल बावल की संधि यह संधि दोस्तों 1453 में हुई थी। आवल बावल की संधि यह कुंभा व जोधा के बीच हुई थी। इसमें दोस्तों सोजत पाली को मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा बनाया गया। सारंगपुर का युद्ध दोस्तों कुंभा के शासनकाल की मुख्य विशेषता थी। सारंगपुर का युद्ध, यह युद्ध दोस्तों 1437 में हुआ था। कुंभा व महमूद खिलजी के बीच युद्ध का कारण था दोस्तों महमूद खिलजी ने मोकल के हथियारों को शरण दी थी। इस कारण कुंभा ने महमूद खिलजी पर आक्रमण किया। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया और इसकी याद में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण है वो करवाया गया था। विजय स्तंभ दोस्तों 9 मंजिला इमारत है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। फिर महमूद खिलजी ने दोस्तों चंपानेर की संधि की। चंपानेर की संधि दोस्तों 1456 में की थी। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी ने यह गुजरात का शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन शाह, और महमूद खिलजी मालवा का शासक था। इन दोनों ने संधि की कुंभा को हराने के लिए। वो संधि चंपानेर की संधि कहलाती है। 1456 में इन्होंने संधि की और 1457 में इन्होंने युद्ध किया बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध है वो 1457 में हुआ था, जिसमें कुंभा ने दोनों को हरा दिया। अब बात करें दोस्तों विजय स्तंभ की। कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के बाद विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय की
उपलक्ष्य में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने महमूद खिलजी को हराया था। युद्ध का कारण था मोगल के हथियारों को शरण देना। तो दोस्तों विजय स्तंभ की बात करें तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है। 9 मंजिला इमारत है। इसकी लंबाई 122 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। 122 फीट लंबाई है और चौड़ाई की अगर बात की जाए तो 30 फीट चौड़ा है। 9 मंजिला है। इसके वास्तुकार दोस्तों जेता, पूंजा, पोमा और नापा थे। राजस्थान पुलिस तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। वीर भारत संगठन और अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह भी विजय स्तंभ था। भारत की पहली इमारत है दोस्तों जिस पर डाक टिकट है वो जारी किया गया है। भारत की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया है विजय स्तंभ। जेम्स टोड ने दोस्तों विजय स्तंभ की तुलना कुतुब मीनार से की है। जेम्स टोड ने कुतुब मीनार से इसकी तुलना की है। जेम्स टोड कुतुब मीनार से इसकी तुलना की है। और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की है। रोम के टार्जन टावर से। स्वरूप सिंह ने दोस्तों विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण करवाया था। विजय स्तंभ की 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अगर लेखक की बात करें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक है दोस्तों महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? अत्रि और महेश भट्ट। कविराज है दोस्तों श्यामल दास जी। श्यामल दास जी की पुस्तक है दोस्तों वीर विनोद। वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास। श्यामल दास के अनुसार दोस्तों 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आरएस के सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों इसके बाद हम बात करें कोमलगढ़ दुर्ग की, तो दोस्तों कोमलगढ़ दुर्ग है वो राजसमंद में है। उसका वास्तुकार तो जो था वो था मंडन। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कोमलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका जो सबसे ऊंचा महल है वो है कटारगढ़। कोमलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा महल है वो है कटारगढ़। यह कुंभा का निजी निवास था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कोमलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख। कोमलगढ़ में है कटारगढ़ जो कुंभा का निजी निवास था। इसे मारवाड़ और मेवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। कोमलगढ़ प्रशस्ति के जो लेखक है वो है महेश भट्ट। कोमलगढ़ प्रशस्ति में कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार कहा गया है। दोस्तों अचलगढ़ सिरोही में 1452 में कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। बसंती दुर्ग और मयान दुर्ग, बसंती दुर्ग, मयान दुर्ग, ये दोनों दुर्ग दोस्तों सिरोही में है। मेरों पर नियंत्रण के लिए इन दुर्गों का निर्माण है वो कुंभा ने करवाया था। सिरोही में है बसंती दुर्ग और मयान दुर्ग। और एक था दोस्तों भोमट दुर्ग। भोमट दुर्ग का निर्माण दोस्तों भील जनजाति पर नियंत्रण के लिए भोमट दुर्ग का निर्माण है वो करवाया गया था। इसके बाद दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण भी कुंभा के टाइम में हुआ था। तो दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण है
वो धर्नक शाह ने करवाया था, रणकपुर के जैन मंदिर। जैन मंदिर 1439 में इनका निर्माण हुआ था और धर्नक शाह ने इसका निर्माण करवाया था, धर्नक शाह। इसका जो दोस्तों रणकपुर के जैन मंदिर में जो चौमुखा मंदिर है वो प्रसिद्ध है, चौमुखा मंदिर। इसका वास्तुकार था दीपाक, आदिनाथ को समर्पित है। इसमें दोस्तों 1444 स्तंभ है, 1444 स्तंभ। इसे स्तंभों का अजायब घर भी कहा जाता है, स्तंभों का अजायब घर। अजायब घर है वो रणकपुर का चौमुखा मंदिर है, वो स्तंभों का अजायब घर है क्योंकि इसमें 1444 स्तंभ है। इसके अलावा दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जैन कीर्ति स्तंभ भी है जो 7 मंजिला है, 7 मंजिला है जैन कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ। 12वीं शताब्दी का है। जिज्जा शाह बघेरवाल, जिज्जा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण किया था। आदि स्तंभ भी कहा जाता है, आदिनाथ स्मारक भी इसे कहा जाता है क्योंकि आदिनाथ को यह समर्पित है। कुंभा दोस्तों साहित्य में भी निपुण थे, एक अच्छे संगीतज्ञ भी थे। तो दोस्तों संगीतकार की उपाधि है, संगीत गुरु की उपाधि है, सारंग व्यास के द्वारा इन्हें प्रदान की गई थी। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं कुंभा की वो है दोस्तों सुधा प्रबंध, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, रतिसार, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। ये कुंभा की प्रमुख पुस्तकें थी। जयदेव के गीत गोविंद पर भी रसिक प्रिया नाम से टीका वो कुंभा ने लिखी थी। जयदेव की गीत गोविंद पर रसिक प्रिया नाम से टीका वो लिखी गई थी। रसिक प्रिया में मेरे को दोस्तों वीर राजा की उपाधि है वो दी गई थी। कुंभा ने चंडी शतक पर जो बाणभट्ट की पुस्तक है इस पर भी टीका लिखी थी। कुंभा दोस्तों मेवाड़ी, कन्नड़ और मराठी भाषा का जानकार था। ये बात की दोस्तों हमने कुंभा के बारे में। दोस्तों कुंभा की उपाधियों की अगर बात की जाए, उपाधियां, तो दोस्तों हिंदू सुल्तान, कुंभा की उपाधि थी दोस्तों हिंदू सुल्तान। मुस्लिम सेना को हराने के कारण हिंदू सुल्तान की उपाधि है वो इन्होंने स्वीकार की थी। अभिनव भट्टाचार्य, भट्टाचार्य किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की, संगीत के कारण थी। राणा रासो पहाड़ी किलों के साहित्य के कारण राणा रासो थी उपाधि। हाल गुरु, हाल गुरु पहाड़ी किलों को जीतने के कारण चाप गुरु। धनुष विद्या के कारण परम भागवत और आदिवरा, गुर्जर प्रतिहारों को हराने के कारण। तो ये दोस्तों उपाधियां थी राणा कुंभा की। कुंभा की हत्या दोस्तों उसके बेटे उदा ने कुम्मलगढ़ दुर्ग में कर दी थी। तो दोस्तों हमने गोहिल वंश और राणा शाखा के कुंभा तक का इतिहास हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों रायमल से भीम सिंह तक का इतिहास हम देखेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच के और आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।